हेलो बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और पहले हम इसके 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले बेसिक बताई थी, एनपीओ की थ्योरी बताई थी, और दूसरे वीडियो में आपको बताया गया था रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। तीसरे वीडियो में भी आपको बताया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। और आज जो वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें बैलेंस शीट के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारे न्यूमेरिकल पे होगा, यानी अगले वीडियो से हम सवाल करना शुरू करेंगे। ये वीडियो छोटे छोटे टॉपिक करके हम इस वजह से बना रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा देख पाए। मतलब ऐसा होता है ना कि ज्यादा लेंथी वीडियो जो होता है वो बोरिंग होता है, इस वजह से हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सही से देख पाए और उसे समझ पाए सही ढंग से। चलिए, अब मैं जो आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं उसकी बात करूं तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बैलेंस शीट के बारे में कि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस शीट बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनाई जाती है जैसे जनरली बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बदलता, यानी कि यदि आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी और असेट्स ही होगा। यदि आप कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी और असेट्स ही होगा। हाँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बदलता है कॉर्पोरेट्स के लिए, यानी कंपनीज के लिए, क्योंकि कंपनीज के लिए अलग से शेड्यूल 3 दिया हुआ है, उसके अनुसार आप बैलेंस शीट बनाते हो कंपनीज के लिए। बट यहाँ पे आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो अपना हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, यानी एक साइड लायबिलिटी और एक साइड असेट लिखते हैं। चलिए, यानी हम आगे बढ़े तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं। जो जो चीजें आती है वो आपको पहले से पता है कि लायबिलिटी साइड में आप सबसे पहले कैपिटल लिखते हो और बाकी की सारी लायबिलिटीज लिखते हो। असेट साइड में वो सारे असेट्स लिखते हो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं। तो बैलेंस शीट कहते क्या है और ये कहते किसे हैं और किस लिए बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। बैलेंस शीट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जा सकता है और बैलेंस शीट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी किसी भी पर्टिकुलर डेट पे बताता है। तो इसलिए बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है, बट फिर भी बैलेंस शीट जब बनाया जाएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद, यानी कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनाया जाता है या फिर एट द एंड ऑफ पीरियड बनाया जाता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आपका रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनाने से पहले आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और फिर उसके बाद आपका बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट जो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे उसके अंदर 2 प्रकार के बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि साल के अंत में जो बैलेंस शीट बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट कहलाती है, जो इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद बनता है। पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक आइटम आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा, उसे कहते हैं हम कैपिटल फंड। कई बार सवाल को आपको कैपिटल फंड नहीं देगा, यानी कैपिटल का अमाउंट नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में आपको कैपिटल फंड ढूंढ के लाना पड़ेगा। सवाल में देखना पड़ेगा कहीं से कैपिटल फंड मिल जाए या ना मिले। यदि कैपिटल फंड आपको ना मिले तो ऐसी स्थिति में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम दे रखे होंगे सवाल के अंदर। ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम जो सवाल के अंदर दे रखे होंगे उसे ओपनिंग बैलेंस शीट में सजाना है और लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस बचेगा वो आपका कैपिटल फंड होगा। ठीक है, चलिए थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ यदि हम बड़े बैलेंस शीट की और फॉर्मेट के बारे में, तो मैं आपको पीछे मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता क्या है, मीनिंग, फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट किस प्रकार से बनती है। बैलेंस शीट होता क्या है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो साल के एंड में बनाया जाता है और किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है किसी पर्टिकुलर डेट पे। ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं बनता है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है। ये असेट्स बताता है, लायबिलिटी बताता है और कैपिटल फंड भी बताता है कि एसेट्स कितना है ऑर्गेनाइजेशन का, लायबिलिटी कितना है ऑर्गेनाइजेशन का और कैपिटल फंड कितना है। इट इज प्रिपेयर्ड इन द मैनर एज इन द बिजनेस फॉर्म। मैंने बताया कि भाई बिजनेस फॉर्म का जो बैलेंस शीट बनता है उसी प्रकार से एनपीओ का भी बैलेंस शीट बनता है, चेंजेस नहीं है। बट कब बनाया जाएगा, ये आफ्टर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, कोई सरप्लस या डेफिसिट कुछ होता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आएगा, उसे ट्रांसफर करना है कहां, कैपिटल अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, सरप्लस और माइनस कर देना है डेफिसिट जहां। ठीक है, कभी कभी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना तभी जरूरी है जब आपको ओपनिंग कैपिटल फंड ना दे रखा हो। ओपनिंग कैपिटल फंड
निकालने के लिए ही हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो नीड फॉर प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट लिखा हुआ है, कैपिटल फंड इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। जब कैपिटल फंड क्वेश्चन के अंदर नहीं मेंशन हो, कैपिटल फंड यदि मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर सरप्लस कहां जोड़ोगे, डेफिसिट कहां घटाओगे, लायबिलिटी साइड असेट साइड के बराबर कैसे आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कैपिटल फंड ढूंढना जरूरी है, और कैपिटल फंड यदि सवाल के अंदर नहीं दे रखा है तो आपको बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो यदि कैपिटल फंड नहीं दे रखा है तो असर्टेन टू असर्टेन कैपिटल फंड वी नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस असेट्स के, यानी क्लोजिंग वाला बैलेंस दे रखा उसे आप ओपनिंग में मत लिख देना, ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। और जैसे बिल्डिंग फर्नीचर इन सब के ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे रखे होंगे, जब सवाल करवाऊंगा तो साफ समझ में आएगा सारी चीजें। और इन सारे ओपनिंग बैलेंसेस को, चाहे वो असेट्स के हो लायबिलिटीज के हो, इन सारे ओपनिंग बैलेंसेस को आप उसमें रख देंगे, तो फिर जो बैलेंस बचेगा वो लायबिलिटी साइड में बचेगा, उसे आप कैपिटल फंड का नाम देंगे। ठीक है, किस साल के शुरू में कितना कैपिटल फंड हमारे पास था। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इसमें ओपनिंग बैलेंस में किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। ओपनिंग बैलेंस शीट में किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है, नो एडजस्टमेंट। इन ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम आगे बढ़े तो बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो साल के अंत में बनाया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा ये किसी भी चीज को निकालने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि ये लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों साइड बराबर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस समय आपको कुछ बातें जो है वो सोचनी पड़ेगी, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंसेस। यदि कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है या फिर कोई प्रीपेड है तो वो आप लिखोगे भाई इनकम एंड एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है तो वो आप देखेंगे। यदि कोई ऐसा इनकम है जो हमें मिलना चाहिए, असेट्स होगा, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमें देना है तो लायबिलिटी होगी, ये आपको पहले से ही पता है। बाकी सारी चीजें इसमें कोई नया नहीं है, ये वही बैलेंस शीट है जो आपने बिजनेस फॉर्म में पढ़ रखा है। ठीक है, स्पेशल रिसीट्स, यदि कोई स्पेशल रिसीट्स मिलता है, बताया था मैंने, स्पेशल रिसीट्स, स्पेशल डोनेशन, कॉर्पस फंड, ठीक है, किसी फंड के लिए पैसा मिला है, तो ऐसे स्पेशल डोनेशंस को जैसे बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स वगैरह, इन सब के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते, इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना लिख के कहां लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट। सरप्लस और डेफिसिट की बात करें तो जितना भी सरप्लस और डेफिसिट आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है उसे आप ट्रांसफर कर देते हो कैपिटल फंड में। कैसे ट्रांसफर करते हो, या तो जोड़ देते हो या फिर घटा देते हो। असेट्स और लायबिलिटीज की बात की जाए तो ओपनिंग बैलेंस शीट से जो आपके पास असेट्स है वो उठा के लिख देते हैं और बाद में जो एडजस्टमेंट उसके अंदर करना है वो करते हैं। जैसे कोई असेट्स आपने खरीदा है तो वो ऐड करेंगे, कोई असेट्स आपने बेच दिया है तो माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह लगाना है तो वो किया जाएगा। उसके बाद फाइनल जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर आएगा। लायबिलिटी के साथ भी यही है, लायबिलिटी जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट वाला उठा लेंगे और उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे एडजस्टमेंट साल भर के दौरान जो हुए हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, यदि कोई लायबिलिटी की पेमेंट कर दी गई है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, कोई लायबिलिटी और क्रिएट हुआ है तो वो ऐड होगा ऑब्वियसली। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस किसे कहते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस जो है उनकी भी एडजस्टमेंट की जानी चाहिए। कोई लोन्स की रीपेमेंट की गई है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, नेट अमाउंट ही आपको बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी दिखानी है। चलिए आगे बढ़े तो फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, मैंने कहा दो बैलेंस शीट बनेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, ओपनिंग बैलेंस शीट के ये सारे आइटम ना ओपनिंग के दे रखे होंगे, ये जितने आइटम है ये ओपनिंग के दे रखे होंगे। क्या दे रखा होगा, कैश इन हैंड ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला मत लिख देना, कैश एट बैंक ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला नहीं, फिक्स असेट्स ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला नहीं, सारी चीजें जो है वो ओपनिंग वाले आइटम्स दे रखे होंगे। यदि ओपनिंग आइटम नहीं दे रखे तो चलो, यदि ओपनिंग का आइटम नहीं दे रखे तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना ओपनिंग का आइटम दे रखा है सिर्फ उतना ही लिखना है। अच्छा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो आप इसे सिर्फ पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस से उठा सकते हैं,
क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश और बैंक का ही ओपनिंग बैलेंस होता है। चलिए उसके बाद बात करें, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में नजर आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो लायबिलिटी साइड में नजर आएगा। कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको पिछले साल मिल गया था, सॉरी इस साल मिला है, वो यहाँ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ आएगा। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो आपका कैपिटल फंड नजर आएगा। ठीक है, बैलेंस कैसे निकालना है, ये साइड टोटल करना है, ये साइड टोटल करना है, और यहाँ 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 जो बैलेंस बचेगा वो आपका कैपिटल फंड होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। लायबिलिटी साइड, असेट साइड, इसमें बैलेंस नहीं बचेगा। यहाँ कैपिटल फंड आप उठाओगे कहां से, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट से, और उसमें जोड़ दोगे सरप्लस, माइनस कर दोगे डेफिसिट। ठीक है, फिर जो फंड्स वगैरह है ना, जो पहले से मेंटेन है फंड्स, उन फंड्स को आप लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग का फंड, ओपनिंग बैलेंस क्या था और डोनेशन कितना मिला, कितना खर्चा हमने बिल्डिंग पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना स्पोर्ट्स फंड में और आया, कितना और इनकम हुआ स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से, ये सारी चीजें। प्राइस का अलग से फंड होगा इन सारी चीजों का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें तो पता है यार, ये सब चीजें नॉर्मल सी चीजें हैं। बिल्डिंग, उसका ओपनिंग बैलेंस लेस है, कोई ओपनिंग बैलेंस उसके अंदर ऐड करेंगे, कोई एडिशंस लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, कोई एडिशन लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। उसका फॉर्मेट अभी भी ठीक नहीं किया गया है, बोलो कोई बात नहीं, आपको लिंक में जो पीडीएफ मिलेगा उसमें फॉर्मेट सही करके मिलेगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के आइटम है, तो ये उठाना है आपको क्लोजिंग बैलेंस कहां से, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। कोई सब्सक्रिप्शन आपको देना है और लेना है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वो यहाँ आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो है वो यहाँ आएगा। उसके बाद बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग का जो पैसा होता है उसे आप इन्वेस्ट कर देते हो तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब सुनिए, यदि किसी व्यक्ति ने हमें बिल्डिंग के लिए पैसा दिया कि भाई लो 10 लाख रुपए बिल्डिंग बना लेना, फिर बात बताओ 10 लाख रुपए में बिल्डिंग बनती है? 10 लाख रुपए में तो बिल्डिंग नहीं बनती है। लेकिन 10 लाख रुपए में बिल्डिंग नहीं बनती तो उस 10 लाख को क्या कर लेते हैं, हम रख लेते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई तेरा 10 लाख रुपए हम रख लेते हैं, बाद में इन 10 लाख रुपए से हम बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास प्रॉपर पैसा हो जाएगा तो बिल्डिंग बनाएंगे। अब किसी और का वेट करते हैं कि कोई 10 लाख रुपए और देगा, या 20 लाख रुपए कोई और देगा, या 30 लाख रुपए कोई और देगा, तो हमारे 40-50 लाख रुपए इकट्ठा होंगे और तब हम बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग 10 लाख में तो नहीं बनता। तो उस 10 लाख रुपए का क्या किया जाए, तो उस 10 लाख रुपए को कुछ दिनों के लिए, जब तक कि हमारे पास टोटल और पैसे नहीं आ जाते, तब तक हम उसे अपने घर में रख के, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखें या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्ट कर दो भाई कहीं पे, और पैसा बढ़ जाएगा, एफडी वगैरह करवा दो, ज्यादा डाउट है तो एफडी वगैरह करवा दो, एफडी वगैरह करवा दो, वहां से इंटरेस्ट मिलेगा आपको उस 10 लाख पे और वो पैसा बढ़ेगा। ठीक, तो उसे कहते हैं बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इंश्योरेंस के, रेंट के, इसके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। चलिए अब अकाउंटिंग जो है वो दो प्रकार से होती है। एक होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक होता है नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब कि जो खास उद्देश्य की चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि इसके अंदर स्पोर्ट्स के काम करवाते रहते हैं, मतलब स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं, चीजें आती रहती है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप एक अलग से फंड बना लेते हो। और कोई आदमी जो इंटरेस्टेड होता है स्पोर्ट्स में पैसा देने के लिए, तो वो आपको इसी फंड में पैसा देगा, यानी उसका अकाउंट आपने अलग से बनाया है और उसे आप जनरल इनकम नहीं मानते हो, यानी जो पैसा आता है उस फंड में जोड़ देते हो और यदि उसमें से खर्चा होता है तो उसमें से माइनस कर देते हो। ये जनरल इनकम नहीं है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी अलग अलग उद्देश्य के लिए अकाउंट बनाए गए हैं, ठीक है, जितने भी अलग अलग उद्देश्य के लिए फंड बनाए गए हैं, ठीक है, उसी फंड में उस उद्देश्य से होने वाली कमाई जोड़ी जाएगी और उसी फंड से कमाई मतलब कोई खर्चा है तो माइनस किया जाएगा। जैसे मेरे पास बिल्डिंग फंड, सॉरी स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स करवाने के लिए हमने फंड बनाया,
कोई भी व्यक्ति आता है स्पोर्ट्स के लिए हमें यहाँ डोनेट कर जाता है। मान के चलो मंदिर है, मंदिर में क्या है कि एक पर्टिकुलर मंदिर के अंदर एक फंड बना हुआ है जिसमें क्या होता है कि लोग जो जागरण के लिए पैसा दे जाते हैं, भाई ये लोग जागरण करवाना हमारी तरफ से 1000 रुपए, ये लोग 500 रुपए हमारी तरफ से जागरण करवाना, तो उस जागरण के लिए अलग से फंड बना हुआ है। अब जैसे ही लोग जागरण के लिए पैसा देता है तो हम उसको उस फंड में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जब हमें लगेगा कि हाँ भाई जागरण करवाना चाहिए तो जागरण करवाया जाएगा और उसी फंड में से पैसा निकाल के जागरण करवाया जाएगा। यानी कोई और इनकम जो हमें रिसीव हो रही है उससे जागरण नहीं करवाया जाएगा। क्या यदि जागरण करवाने के पैसे कम पड़े तो दूसरे फंड में से नहीं लगा सकते? तब लगा सकते, ठीक है। पर जागरण के पैसे कहीं और यूज नहीं कर सकते, ये वही यूज होंगे जिस स्पेसिफिकेशन के लिए वो आए हैं। इसे कहते हैं हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब जागरण करवाया है, कोई जागरण में डोनेट कर गया है तो भी पैसा जो है वो जागरण फंड में चल जाएगा। जागरण के टाइम पे डोनेट कर गया, चढ़ा गया तो जागरण फंड में चल जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स खेल करवाया, इस प्रकार से स्पोर्ट्स फंड बनाया, और स्पोर्ट्स में हम गेम करवाते हैं। अब गेम के लिए हमने फंड बना रखा है, कोई आदमी आता है डोनेट कर जाता है वो गेम करवाने के लिए, ठीक है। तो गेम करवाने के लिए जो डोनेट कर जाता है, जो खेल करवाने के लिए डोनेट कर जाता है, तो पैसा जितना भी आता है हम स्पोर्ट्स फंड में डाल देते हैं। यदि कोई और डोनेशन आता है डाल देते हैं, फिर हम मैच करवाते हैं या फिर स्पोर्ट्स करवाते हैं। अब स्पोर्ट्स के टिकट बिक जाते हैं तो उस टिकट से कमाई जो होती है वो भी उस फंड में जाएगा, वो जनरल इनकम में नहीं जाएगा, यानी वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। बात समझ में आई तो सुन लीजिए फिर से एक बार। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो जनरल इनकम के लिए होता है, और यदि जनरल इनकम के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो स्पेसिफिक इनकम के लिए फंड बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक फंड। चाहे वो मैच फंड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फंड हो, चाहे वो किसी और चीज का फंड हो, ठीक है, प्राइज फंड हो, ऐसे। चलिए, तो अकाउंटिंग मेथड है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स which amounts fund available for specific purpose is shown under specific fund account. It means accounting whereby receipts of donation and income relating to a particular fund are credited to that particular fund and payments and expenses are debited to it. यानी कोई खास फंड जो आपने बनाया है उस फंड से संबंधित कोई इनकम आती है, कोई रिसिप्ट्स आता है, तो हमें उसी में जोड़ना है, उसी में क्रेडिट करना है। और यदि उसके अलावा कोई और इनकम आती है तो जनरल इनकम है वो इसमें नहीं जोड़ना है। इसी फंड से खर्चे माइनस होंगे यदि ये इसी फंड से संबंधित है। मैंने बताया कि यदि स्पोर्ट्स से संबंधित है और स्पोर्ट्स फंड बना रखा है तो स्पोर्ट्स से संबंधित पैसा इसी फंड में डाला जाएगा और इसी फंड से माइनस होगा। याद करो वो फिल्म मुझसे शादी करोगी वाला, जिसमें 3 गुल्लक थे, उन तीनों गुल्लक में से सबसे पहले जो गुल्लक था वो बहन की शादी के लिए, दूसरा दादी के इलाज के लिए और तीसरा रानी। तो यदि बहन की शादी करवाना है या बहन की शादी के लिए गहने वहने खरीदने तो उसी गुल्लक में से जो बहन की शादी के लिए जो बनाया था ना उसी में से खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। और यदि बहन की शादी के लिए उसे कोई और डोनेट कर देता है तो उसी गुल्लक में जाएगा। तो यानी एक प्रकार से फंड मतलब गुल्लक, जिसमें उस स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड पैसा आएगा तो उसमें घुसेगा और उस स्पेसिफिक चीज से संबंधित खर्चा होगा तो उसमें से निकलेगा, ठीक है। ये जनरल अकाउंट में यानी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है। हर फंड के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट, हर फंड के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट बना लेते हैं और जितना भी पैसा आता है उसी के अंदर जोड़ा जाता है, कोई खर्चा होता है वहां से माइनस किया जाता है। क्रेडिट बैलेंस जो होता है फंड का वो लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, पर यदि डेबिट हो जाए तो डेबिट का मतलब फंड में पैसा कम था, खर्चा ज्यादा हो गया। डेबिट का मतलब फंड में पैसा कम था, फंड में था 5000 रुपए और खर्चे हो गए 7000 रुपए। तो 7000 कैसे खर्चे हो जाएंगे? गुल्लक में 5000 है, गुल्लक से 7000 कैसे निकाल दोगे? मतलब गुल्लक से तो 5 ही निकले, 2000 तुमने अपनी जेब से दिए, तो जो 2000 तुमने अपनी जेब से दिए हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। यानी गुल्लक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। गुल्लक यदि प्लस में है तो लायबिलिटी साइड में आएगा, गुल्लक यदि माइनस में है तो जितना भी डिडक्शन माइनस में है वो माइनस वाला पार्ट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर होगा, ठीक है। यदि फंड की बात की जाए तो कितने प्रकार के फंड होते हैं? कितने प्रकार के फंड होते हैं? तो एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड।
जनरल ग्रुप ऑपरेशंस के लिए होता है, मैंने बताया। किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके लिए। और मैनेजमेंट जो है जितना भी चाहे अमाउंट इसका यूज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे के। इसे जनरल फंड कहा जाता है या फिर कैपिटल फंड भी कहा जाता है। रिस्ट्रिक्टेड फंड, यदि किसी खास चीज के लिए फंड बनाया जाता है तो उसे कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड फंड। ठीक है, तो ये फंड कौन से हैं जो खास चीज के लिए बनाए जाते हैं? किसी भी चीज के लिए, खास चीज के लिए बनाया जा सकता है, वो डोनर जो है स्पेसिफाई कर देता है उसका पर्पज। ठीक है, जैसे एंडाउमेंट फंड, एन्युटी फंड, लोन फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट फंड। स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड होता है, एक स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड, स्पोर्ट्स फंड स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड है, और बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक कैपिटल फंड है। स्पोर्ट्स फंड स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड है और बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक कैपिटल फंड है। तो फंड जो होगा वो लायबिलिटी साइड में ऐसे दिखेगा कि हमारे पास टूर्नामेंट फंड में इतने थे, टूर्नामेंट करवा के बेचा हमने, टिकट इतने का आया, उसके बाद डोनेशन हमें टूर्नामेंट के लिए इतना मिला और टूर्नामेंट में खर्चा हुआ इतना और लायबिलिटी में बच गया है इतना। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड है। बिल्डिंग फंड वो स्पेसिफिक कैपिटल फंड होता है। ठीक है, ये भी लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है। ये किसी खास फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए बनाया जाता है, जैसे पवेलियन, बिल्डिंग, ऐसी चीजों को खरीदने के लिए। कैपिटल फंड यहाँ नजर आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, जितना बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन हुआ है वो माइनस होगा, बिल्डिंग फंड इतना बच गया। उसके बाद हमने इसमें से डोनेशन माइनस किया, सॉरी डोनेशन प्लस किया और कंस्ट्रक्शन ऐड कर दिया, कंस्ट्रक्शन माइनस कर दिया, तो ये बचा आपके पास बिल्डिंग फंड। मैं इसको जब लिखवाऊंगा तो ज्यादा सही से समझ में आएगा जब मैं आपको बोर्ड पे सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थ्योरी था और ये थ्योरी की आखिरी क्लास है। इसके बाद हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो सवाल हम बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम जितने भी आप को वीडियोस मिल रहे हैं इस चैनल पे और आप देख रहे हैं, तो पहली बात तो वीडियो जो है वो प्रॉपरली देखें, आपको समझ में तभी आएगा, थोड़ा सा देखने पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज्यादा हम और अच्छे कंटेंट, अच्छे तरीके से वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको एनपीओ के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ये वीडियो लगा के 4 वीडियो मिल चुकी है, और जिसे सिर्फ जानना है प्रॉपरली कि क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे बनाए जाते हैं इसके अंदर अकाउंट्स, वो 4 वीडियो में आपको बताए जा चुके हैं। बट अब मैं आपको जो अगले वीडियो में बताऊंगा वो बताऊंगा इसका न्यूमेरिकल सवाल की कैसे करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर